ओके ओके, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, बताओ जरा। मैं इंटेंसिटी निकाली थी, वेव की पावर निकाली थी, राइट? इंटरफेरेंस के स्टार्ट के पढ़ने पड़े थे थोड़े। आप बोले थे कि इंटरफेरेंस का इंट्रो दिया था, पर वापस सिखाने वाले थे वो सब। हाँ, इंटरफेरेंस की बातें करी थी कि भैया दो वेव्स के मिलन की बातें करी थी, याद है? यस सर। कि एक एनर्जी इधर से चलती हुई आ रही थी, एक इधर से चलती हुई आ रही थी, और हम ये देखने में इच्छुक थे सर होमवर्क भी किया था आपने कि अगर हम इन दोनों वेव्स को मिला दें, इन दोनों एनर्जीज को मिला दें, तो ये क्या नेट इफेक्ट क्रिएट करेंगी। बोलिए, बात समझ में आती है? यस सर। तो आइए थोड़ा सा बात करेंगे। आई होप हमने ये बात लास्ट क्लास में भी करी थी, बट हम अपना डिस्कशन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे आज। सर होमवर्क का डिस्कशन कब होगा? बेटा आपकी एक डाउट क्लास लग के आएगी, आपके टाइम टेबल में उस दिन होगा। डिड यू ट्राई द होमवर्क गिवन टू यू? यस सर। मेरे ख्याल से उसमें से शायद कुछ सवाल इंटरफेरेंस में बेस्ड भी थे शायद। यस सर, थोड़े थे। डोंट वरी, वो अगर आपसे नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ के बाकी सवाल बन रहे हैं आपसे। यस सर। हाँ सर, कब दोगे? जो इंटरफेरेंस वाले हैं, जो नहीं बने हैं अभी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज के लेक्चर के बाद आपसे वो भी बनेंगे। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसको आराम से बैठ के चिल मार के बैठिए, सुनिए, राइट? अगला 1.5 घंटा ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। देखो, मान लो एक रस्सी है मेरे पास, आई हैव अ रोप, इस पे मैंने एक वेव इधर से क्रिएट करी है, एक वेव दूसरे एंड से क्रिएट करी है, दो डिस्टरबेंस क्रिएट किए हैं। तो लेट अस से कि मेरी ये जो रस्सी है, इस रस्सी पे मैंने एक डिस्टरबेंस इधर से क्रिएट किया। यस सर। ये एक डिस्टरबेंस इधर से आ रहा है, चलेगा? यस सर। और मैं ये कह रहा हूं कि ये किसी भी जनरल पार्टिकल x को कितना उठा सकता है? लेट अस से कितना उठा सकता है? y1। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसी रस्सी के ऊपर आप इमेजिन करिए कि एक डिस्टरबेंस आपने इधर से भेजा, इस तरीके से कुछ। यस सर। और ये जो डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया है, ये सेम पार्टिकल को, ये जो सेम पार्टिकल है x, इसे कितना डिस्प्लेस कर सकता है बेटा? तो हमारी लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी कि जब ये दोनों डिस्टरबेंसेस, मान लो ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, जब ये दोनों मिलेंगे तो अगर एक y1 हिला सकता है, एक y2 हिला सकता है, तो नेट कितना मूव कराएगा इसको? y1 जो इसको मूव कराएगा ये है y1 प्लस। ये बात हुई थी हमारी कि नहीं? जब हमारी ये बात हुई थी बेटा, तो इसमें ये जो y1 है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फर्स्ट वेव, या आप ऐसे बोल दो कि y1 फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, y2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को। बोलो हाँ यार। तो दिस y here is what? Resultant displacement My question is, अगर ये y1 जो भी फर्स्ट वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट, ये वेव इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। y2 भी एक वेव इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? और अगर हम इस y का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें यूजिंग दिस रिलेशनशिप, और ये y भी एक वेव इक्वेशन ही आ जाए, अभी हमें नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूं कि y1 एक वेव इक्वेशन लेते हैं, एक y2 एक वेव इक्वेशन लेते हैं, और y1 प्लस y2 करके जब हम y कैलकुलेट करें, अगर वो भी एक वेव इक्वेशन ही आ जाए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कुल मिला के इन दोनों वेव ने मिलकर एक नई वेव बना दी है? और उस वेव को हम रिजल्टेंट वेव बोल सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नाउ ये जो हम नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यूजिंग y1 प्लस y2, आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था, व्हाट डू वी कॉल दिस? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बोलिए, बात समझ में आती है? यस सर। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं
हमारे सिलेबस में जो इंटरफेरेंस हम स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं सिर्फ कोहेरेंट वेव्स का। किसका? इसकी डेफिनेशन शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। अगर नहीं बताई थी तो ध्यान से सुनिए। कोहेरेंट का मतलब होता है जिन वेव्स का आप इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मान लो मेरे हाथ में यहाँ पर एक रस्सी है ऐसे करके। फ्रीक्वेंसी होता है क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में मैं कितनी वेव्स क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी किसके हाथ में है? फ्रीक्वेंसी सोर्स के हाथ में, यस और नो? Yes, sir. तो मान लो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मैं एक सेकंड में सिर्फ 2 वेव क्रिएट कर रहा हूं ऐसे करके, सिर्फ एक सेकंड में इसे 2 बार हिला रहा हूं, जबकि राइट साइड में जो दूसरा डिस्टर्बेंस में क्रिएट कर रहा हूं उसे एक सेकंड में लेटेस्ट से मैंने ऐसे 10 बार हिलाया है। तो क्या फ्रीक्वेंसी सेम है? वेव्स क्रिएट होंगी, इनका इंटरफेरेंस कहलाएगा नॉन कोहेरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस, जो कि अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ ऐसी वेव्स का इंटरफेरेंस स्टडी करना है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी कि आप देखिए मेरे हाथ को देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड से एक सेकंड में 3 वेव क्रिएट कर रहे हैं तो आप राइट साइड से भी एक सेकंड में कितनी वेव क्रिएट करेंगे? 3 waves. क्या उनका एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है? नहीं। नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर हो सकता है मैं छोटे एम्पलीट्यूड की वेव क्रिएट करूं एक सेकंड में 3 बार, 1 2 3, जबकि यहाँ पर 1 2 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. एम्पलीट्यूड्स कैन बी डिफरेंट बट फ्रीक्वेंसी हैज टू बी सेम। तो हम सिर्फ ऐसी वेव्स के इंटरफेरेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। एक बार प्रिंसिपल तो वो सेम ही रहेगा हमेशा। क्या? एक बार फिर अगर प्रिंसिपल और सुपर पर लगा दिया तो हमेशा सेम। हाँ तो देखो बेटा, हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, इंटरफेरेंस ऑफ Same direction. और ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि मैं कैसी वेव्स की बातें कर रहा हूँ। यानी कि एक ऐसी कोहेरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस अपन स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जो सारी की सारी सेम डायरेक्शन में जा रही है। कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. चलिए इधर देखिए। अब आप कहोगे सर ये सेम डायरेक्शन में कैसे हो रहा है, तो इसको समझो। मान लो एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है, और यहाँ पर ये जो दोनों रस्सी जुड़ रही है उसके बाद एक रस्सी ये है। बात समझ में आती है? मैंने इस रस्सी पर एक वेव पल्स क्रिएट किया ऐसे करके, वो वेव पल्स ऐसे करके ट्रैवल करके आया, इसकी वेव इक्वेशन है y1। एक वेव मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी ऐसे करके, इसको हिलाया, एक वेव यहाँ क्रिएट कर दी, ये वेव यहाँ ट्रैवल करके आई कितनी, बोलो? I2. इधर से y1 आएगा, इधर से y2 आएगा, इस रस्सी पर दोनों इंटरफेयर कर जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ अब इस रस्सी पे जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वो ना तो y1 होगा ना y2 होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा, यस और नो? तो यहाँ एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एक रिजल्टेंट वेव बनती हुई दिखेगी आपको इस वाली रस्सी पे। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ऑल्सो माई क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो 2 वेव डिस्टर्बेंसेस आपने क्रिएट किए हैं y1 और y2, क्या इनके बीच में ओरिजिनली कोई फेज डिफरेंस हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है. कैसे हो सकता है साहब? इनके बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है सोर्स की वजह से। सोर्स की वजह से कैसे साहब? अगर आप सोचें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जब डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो इसको पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ झटका दिया पहले, मतलब मैं अपने हाथ को पहले ऊपर लेके गया फिर नीचे लेके आया। जबकि मैंने जब यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो मैंने पहले नीचे झटका दिया, नीचे देके ऊपर लेके आया। तो क्या दोनों के बीच में मैंने पाई का एक फेज डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया? ये फेज डिफरेंस किसने क्रिएट किया है साहब? सोर्स ने क्रिएट किया। और ये ओरिजिनली, मतलब जहां से ये दोनों वेव्स ओरिजिनेट हुई हैं, ये फेज डिफरेंस वहीं से उनके बीच में चल रहा है। एनी प्रॉब्लम विद दैट? ये जो y1 है, ये जो फर्स्ट वेव है, इसकी इक्वेशन में क्या लिखूंगा? फर्स्ट वेव की इक्वेशन आई विल राइट डाउन एज a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और दूसरी वेव की इक्वेशन में लिखूंगा a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5।
जो जो बातें मैंने बोली थी वो दोनों सारी बातें मैं आपको यहाँ पे प्रूव करा देता हूँ। क्या दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग दिख रहा है? Yes, sir. क्योंकि जरूरी नहीं है ना मैं बेटा जितना जोर से इसको हिलाऊंगा उतना ही जोर से इसको भी हिलाऊंगा। बोलो बात समझ में आती है? Yes. Sir. ओमेगा सेम दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ओमेगा सेम मतलब कैसे वेव्स है? Coherent. फ्रीक्वेंसी। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कितना फेज डिफरेंस है? 5. 5। तो ये जो 5 फेज डिफरेंस है ये क्या बोलेंगे हम इसको? Initial phase. इनिशियल फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। और ये किसने क्रिएट किया है बेटा? Source. सोर्स ने क्रिएट सोर्स किया है। क्या ये बात समझ में आ पाती है? Yes, sir. Yes, sir. सर कोई समस्या? नहीं, सर. हमने एक ऐसे वेव बनाया कि मतलब उसका सर मतलब एक समझो बोर्ड के प्लेन में और एक वाइब्रेट हो रहा है ऐसे इन एंड आउट देगा क्या दूसरे वाले? क्या? सर अगर एक वेव बोर्ड के प्लेन में समझो वाइब्रेट हो हाँ। दूसरा जो वेव है वो बोर्ड मतलब इन एंड आउट टाइप का वेव है तो मतलब फिर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई ना, सेम डायरेक्शन थोड़ी रहेगी। देखो सर पर मतलब एनर्जी का सेम डायरेक्शन ही होगा। एनर्जी का सेम डायरेक्शन कैसे होगा? एक में एनर्जी तुम कह रहे हो ऐसे चल रही है, एक में एनर्जी ऐसे चल रही है। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल वैसे ऑसिलेट हो रहा है पर एनर्जी तो भी आगे जाएगी ना। एनर्जी ऑसिलेट कैसे हो रहा है? सर मतलब अभी वेव कैसे पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट होता है पर एनर्जी आगे जाता है ना, वैसे ही हाँ, मैं but बोल रहा हूँ कि पार्टिकल अंदर बाहर ऑसिलेट हो रहा है पर एनर्जी आगे जा रहा है तो कुछ रिजल्टेंट नहीं आएगा। पार्टिकल अंदर बाहर ऑसिलेट कर रहा है और बोर्ड के प्लेन में अंदर बाहर ऑसिलेट कर रहा है पर एनर्जी तो भी आगे ही जा रही है हाँ तो तो कुछ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भी रिजल्टेंट आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, हम स्टडी करेंगे उसको आगे। ठीक है ना? सर इसमें हम लोग ने वेव वेलोसिटी सेम लिया है। हाँ बेटा वेव वेलोसिटी हमने सेम ली है। क्यों सेम ली है? ओमेगा सेम लिया है और के भी दोनों का क्या लिया है बेटा? तो इससे मुझे एक चीज और पता समझ में आती है, ये दोनों वेव्स सेम वेवलेंथ की हैं। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। बाय टाइम पीरियड भी सेम होगा क्या? सेम क्यों है? इनका जो के है, के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा होता है कि नहीं? तो के अगर सेम लिया है तो दोनों का वेवलेंथ भी क्या है बेटा? सेम। इतना आप पहले नोट करिए, फिर इसका मैथमेटिकल पोस्टमार्टम करते हैं हम। जल्दी से नोट करिए। सब कोहेरेंट वेव्स का टाइम पीरियड भी सेम होगा क्या? फ्रीक्वेंसी सेम होगी बेटा तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। में क्या दिक्कत वाली बात है? ओके सर। सर अगर वेव कोहेरेंट है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बेटा वेव्स अगर नॉन कोहेरेंट है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी वो आगे समझ में आएगा। सर क्योंकि जब हम सुपर डेरिवेशन लगा करेंगे तो पाएंगे, सुन। क्या बेटा? सुपर इम्पोजिशन नहीं लगा पाएंगे ना सर, वो खाली एक इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट रहेगा फिर बदल जाएगा कि फिर हर वेव वैसे ही ओवरलैप होगा हमें कैसे? एग्जैक्टली। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं सर एक मिनट सर पहला स्लाइड है। सर प्रीवियस में लिखेंगे। सर एक हो बार गया? यस सर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड ये लो।
सर लिख लिया आपने इतना? यस चलिए, अब आपके पास पहली वेव है y1 a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और इन दोनों का इंटरफेरेंस आप स्टडी कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये बोल सकता हूं कि y जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 होगा। बोलो हाँ। हाँ तो ठीक है भैया, इसको सॉल्व करेंगे और सिंपल सी मैथमेटिक्स से ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल y1 की जगह आपने लिखा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस y2 की जगह मैंने लिखा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत? नो सर। देखते जाओ, ये काम आपने ऑब्वियसली पहले एसएचएम में भी किया होगा, आई एम श्योर। यस सर देखो इधर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 को साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन 5। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? बहुत ही अच्छी बात है। अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये पहली वाली टर्म और इस दूसरी वाली टर्म, इन दोनों में से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आ जाएगा। a1 प्लस a2 कॉस 5, ब्रैकेट में बचेगा a1 प्लस a2 कॉस 5। बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा? यहां से सिर्फ आप कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स को ऐसे लिख लीजिए और ये हो जाएगा a2 साइन 5। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज कह रहा हूं, ये जो पूरा माल मसाला है बेटा a1 प्लस a2 कॉस 5, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखो यस सर तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या? P। और ये जो पूरा माल मसाला है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? Q। तो मेरे पास जो y है वो हो गया P साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस Q कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ सर तो आपने उसे ब्रेक कैसे किया था? क्या? अपने वो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस जो प्लस 5 को ब्रेक कैसे किया? इसको हाँ साइन ऑफ ए प्लस बी लगा दिया बेटा, साइन ऑफ अच्छा ठीक ए प्लस बी। इस पूरे को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ आया? है। हाँ चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर चलो इधर देखो, y बराबर क्या है? y बराबर क्या है? P साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस Q कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत वाली बात? नो अब No, देखिए sir. हम सिंपल सा एक स्टेप क्या कर रहे हैं, इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा। मैं इस पूरी इक्वेशन को रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं और रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से बाहर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात? सिंपल No, sir. मैथड। यस यस। यस सर नाउ अब एक चीज फील करें आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको फील करिए। ये जो पूरा माल मसाला लिखा हुआ है बेटा, ये वाला, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो P और Q की आप कोई भी वैल्यू चूज कर लो, आप P की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, Q की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आएगी। यस सर बोलो आएगी कि नहीं आएगी? हाँ और अगर इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आएगी तो फॉर
some random angle theta, for some random angle theta, क्या मैं इसको cos theta बोल सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि मुझे ये भी पता है कि cos theta की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है, तो कोई ना कोई एक थीटा एंगल ऐसा होगा जिसमें cos थीटा की ये वाली वैल्यू होगी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो थीटा कौन सा एंगल होगा, तो उसकी फील आप कैसे ले सकते हो? देखो यहाँ से ले सकते हो, राइट एंगल। एक ऐसे करके ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इसको थीटा मान लो, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, तो ये √p² मस्त आवाज है यार, मजा आ समझ गया। आई बात? यस सैटरडे से भी ज्यादा हो। तो यहाँ से ब्रह्मास्त्र के ऊपर cos theta की वो लिखे द फिल्म स्टूडेंट इन मी नीड्स टू वॉच ब्रह्मास्त्र अगेन, द एक्शन, द ग्रेडिंग, द बीजीएम। इस ट्राइंगल से cos थीटा कितना आ रहा है? p/√p² + q² आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. नाउ अगर बेटा मैंने इस पूरे माल मसाले को cos थीटा मान लिया, तो खुद से बताओ ऑटोमेटिकली देख के, ये पूरा माल मसाला क्या हो गया? Sin theta. यस सर ट्राइंगल से दिख रहा है? यस तो y बराबर क्या बचा? y बराबर बचा √p² + q²। ध्यान से देखिएगा अंदर, cos थीटा साइन ऑफ ω t - kx प्लस साइन थीटा cos ऑफ ω t - kx। एनी प्रॉब्लम? चलिए एक बात का जवाब दीजिए, आपने एक चीज बोली थी कि सर ये जो P है और ये जो Q है, ये दोनों कांस्टेंट है कि नहीं है? तो अगर P कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो √p² + q², ये पूरा माल मसाला भी तो कांस्टेंट ही होगा। इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, कितना? A। तो y बराबर देखो कितना आया, A आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ देखिए, इस A को छोड़ के देखिए, sin ω t - kx cos थीटा प्लस cos ω t - kx sin थीटा, यानी कि sin A cos B प्लस cos A sin B। क्या है? sin A + B का फॉर्मूला है, Yes, sir. यानी कि दिस इज साइन ऑफ ओमेगा T minus kx plus kx प्लस। तो मजे की बात अब ये है कि ये जो आपका y का एक्सप्रेशन आया है, क्या ये एक्सप्रेशन अपने आप में एक वेव इक्वेशन है कि नहीं है? यस हाँ sir. ये भी तो अपने आप में एक वेव इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ sir. हम पहली वेव ये वाली लेके चले थे, दूसरी वेव ये वाली लेके चले थे, और जब हमने इनका इंटरफेरेंस कराया तो हमें कुल मिला के एक नई वेव मिल गई कि नहीं मिल गई? हाँ sir. अब मैं कह सकता हूं कि दो वेव्स मिला के क्या बनता है? एक रिजल्टेंट नई वेव बन जाती है, यानी कि इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ Resultant. इक्वेशन ऑफ। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो इसको, पहले इतना छापो फटाफट। हाँ बोलो बेटा। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया आपने √p² + q² से? साइन A + B का फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ सर। सर अगर फर्स्ट टर्म को साइन थीटा अज्यूम किया एंड सेकंड को कॉस थीटा, तो अलग आंसर आएगा? नहीं पर अब बेटा तब वो साइन A साइन B का फॉर्मूला बनेगा ना, तो कॉस में इक्वेशन बनेगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन साइन में बनाते हैं ना अपन, यस सर। इसलिए फर्स्ट टर्म को कॉस थीटा अज्यूम किया, सेकंड को साइन थीटा अज्यूम किया। तो कॉस को साइन में और साइन को कॉस में कन्वर्ट तो कर ही सकता है ना पर। आप बिल्कुल कर सकते हो, अल्टीमेटली सेम ही चीज आ जाएगा बेटा। हाँ सर।
डन सर। So 1 minute. हो गया बच्चों? यस सर। चलो, Yes, एक बात sir. बताओ। अब अगर अपन इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये जो ए है, ए क्या मैं इसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोल सकता हूँ? हाँ सर। बेसिकली ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। और अगर ये जो थीटा है, थीटा, इसको क्या मैं रिजल्टेंट फेज एंगल बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं। तो बेटा माय सिंपल थिंग इज कि अगर किसी भी तरीके से मुझे ये ए और थीटा निकालना आ जाए तो क्या मुझे रिजल्टेंट वेव की पूरी इक्वेशन मिल जाएगी? क्योंकि बाकी पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम है, ओमेगा और के सब सेम ही है। यस और नो? यस सर। तो ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हाउ टू कैलकुलेट दिस ए एंड थीटा। यस और नो? यस सर। ए और थीटा कैसे निकालेंगे? फटाफट फटाफट देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। जस्ट लुक हियर। यस सर। देखो बेटा, आपने अपने डेरिवेशन में किस चीज को ए बोला है? आपने इसे ए बोला है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यस यस सर। तो देखो इधर ध्यान से। अब अगर तुम देखोगे बेटा तो तुमने पी किसे बोला है? अपने डेरिवेशन को देखो, अपने नोट को। A1 + A2 तुमने a1 प्लस a2 cos फाई को p बोला है और a2 sin फाई को क्या बोल रखा है? q। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर इसको मैं खोल दूं सिंपल मैथमेटिक्स से तो मुझे मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, जिसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा? रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2a1 a2 cos 2a1 a2 ये ऐसे ये चलता आ है गया यार। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। और आपने ये फॉर्मूला कहीं देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है कि नहीं है ये? यस सर। हाँ सर, रिजल्ट दो वेक्टर निकालते थे ना वो वाला ना। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? सर इसका मतलब इतनी बात की तो फील आनी शुरू हो गई होगी कि ये चीजें कहीं ना कहीं वेक्टर से रिलेटेड है। यस और नो? हाँ वो सर। कैसे रिलेटेड है? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अभी समझाते हैं कैसे रिलेटेड है। एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान। राइट, समझिए इधर। ये आपने ए निकाल लिया, ये ए आ गया। नेक्स्ट अपने को ए निकालने के बाद थीटा निकालना है। बोलो हाँ या ना? तो बेटा तुमने अपने नोट्स में जो ट्राइंगल बनाया है अभी नोट किया होगा, उस ट्राइंगल को देखो, क्या वहां से तुम्हें tan थीटा q बाई p दिख रहा है? यस सर। देखो दिखा? यस सर। अरे इस वाले ट्राइंगल से tan थीटा q बाई p दिख रहा है? यस सर।
Q क्या है? व्हाट इज Q? A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi, यही tan थीटा है। एग्रीड और नॉट? क्या आपने ये फॉर्मूला भी कहीं देखा हुआ है? दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता था उसका और बेस वेक्टर के बीच के एंगल का ये फॉर्मूला होता था, b sin थीटा अपॉन याद आया? तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ आर दीज थिंग्स एक्चुअली रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो इसकी सिंपल सी वेक्टर ट्रिक क्या है इसको समझते हैं, एक ही बार में समझिएगा, ध्यान से सुनिए। आपके पास जो फर्स्ट वेव है वो है A1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो सेकंड वेव है वो है A2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और जो रिजल्टेंट वेव है वाई आर, या वाई आर की जगह सिंपल वाई लिख देते हैं क्योंकि हम वाई लेके ही चल रहे हैं उसको। जो रिजल्टेंट वेव है वो है A sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? तो देखो क्या करना है, सिंपल सा काम, कुछ नहीं करना है। देखो जो पहली वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? A1। तो क्या करेंगे, A1 का बेस वेक्टर बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। जो दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? A2। तो A2 का दूसरा वेक्टर बनाएंगे, लेकिन इसमें और इसमें फाई का फेज डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ सर। तो वेक्टर डायग्राम में उतने ही एंगल पे, मतलब जितने का भी फेज डिफरेंस है उतने ही एंगल फाई पर जाके सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड का वेक्टर बना लेंगे। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। अब तुम्हारा कॉमन सेंस तुम्हें ये कह रहा होगा कि ये A1 वेक्टर A2 वेक्टर इनके बीच का फाई एंगल, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का सिंपल वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट ले लूं तो ये रिजल्टेंट इज नथिंग बट A ओनली, यही आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। यस सर। अरे क्योंकि A1 A2 एट एन एंगल ऑफ फाई का रिजल्टेंट निकालोगे तो यही फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हाँ प्लस सर। कोई दिक्कत? अब मैं आपको इसकी एनालॉजी भी दिखा देता हूं, ये चमक गया तो बिल्कुल बढ़िया से चमक जाएगा। इधर देखो, ये जो A1 है, A1 क्या ये फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। सेकंड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। और A किस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बात बताइए साहब, यहाँ देखिए, पहली और दूसरी इनमें कितना फेज डिफरेंस है? 5 फेज डिफरेंस। तो वेक्टर फिगर को देखो, वेक्टर फिगर में पहले और दूसरे के बीच में कितना एंगल है? हाई एंगल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो नाउ यूज दिस एनालॉजी। पहला और रिजल्टेंट, जो पहला और रिजल्टेंट है इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है? तो वेक्टर डायग्राम में जो पहला और रिजल्टेंट है, पहला है A1 और रिजल्टेंट है A, इनके बीच का जो एंगल है यही एंगल थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर यही एंगल थीटा होना चाहिए तो बेसिकली ये रिजल्टेंट और बेस वेक्टर के बीच वाला एंगल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। का फॉर्मूला आपने वेक्टर्स में ऑलरेडी यही रट रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। समझ आया कि नहीं आया? और फिर Y2 और रिजल्टेंट Y के बीच में क्या फेज डिफरेंस है? Y2 और रिजल्टेंट Y के बीच में तुम बताओ बेटा क्या डिफरेंस है? फाई माइनस थीटा। हाँ, 5 माइनस थीटा का डिफरेंस आ रहा है। इधर देखो फिगर में Y2 और A, मतलब A2 और A के बीच में ये एंगल 5 माइनस थीटा नहीं दिख रहा तुमको? दिखा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। अब मेरे को एक बात बताओ, इस फॉर्मूले का क्या ड्रॉबैक है जो कि वेक्टर ट्रिक का ड्रॉबैक नहीं है? सर 2 मिनट मैं समझाता हूं। देखो ये फॉर्मूला बेटा सिर्फ तुम्हारा साथ तब तक देगा जब तक तुम सिर्फ दो वेव्स का इंटरफेरेंस कर रहे हो। यस। अरे ये फॉर्मूला जब तुमने डिराइव किया है तो इसमें दो ही वेव्स लिए थे ना, y1 y2। अगर हम लोग 3 वेव हो जाएं तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? नहीं सर। नहीं, लेकिन 3 वेव में ये वेक्टर ट्रिक वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है सर। वेक्टर ट्रिक तो कितने भी वेव्स में वैलिड है। मान लो यहाँ पर A1 होता, A2 होता और एक तीसरी वेव A3 और होती, तो हम क्या करते? पहले A1 का वेक्टर बनाते, फिर A2 का वेक्टर बनाते फेज एंगल पे, फिर A3 का वेक्टर बनाते उसके फेज एंगल पे जाके, और फिर तीनों वेक्टर्स का वेक्टर रिजल्टेंट ले लेते, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। तो ऑलवेज स्टिक टू दिस ट्रिक। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। यस सर। नोट करिए। एक एक छोटी छोटी चीज अच्छे से लिखिएगा।
वेक्टर ट्रिक के बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। मतलब कैसे आ सकता है? वो तो अभी बताएंगे कैसे आएगा बेटा, पहले नोट तो करो, कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ो। सर रिजल्टेंट अभी 3 या 3 से ज्यादा का अगर हुआ तो उसको निकालने के लिए हमें रिजॉल्व करके निकालना पड़ेगा। हाँ रिजॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है। डन सर। और एक रो पे आप तीसरा वेव किधर जनरेट करोगे सर? क्या बेटा? सर 2 से ज्यादा वेव आप एक रो पे कैसे जनरेट अरे करोगे? यार अभी तीन मैंने रो दिखाया कटा था के ना, मान लो एक वेव और एक रोप और कनेक्ट कर दूं, यहाँ पर 3 वेव छोड़ दूं, फिर हाँ ठीक। सर एक सिंगुलर रो पे 2 से ज्यादा कर नहीं सकता है ना, मतलब एक सिंगुलर रो पे और उसके ऊपर कुछ अटैच नहीं कर रहा है तो 2 हाँ एंड से खाली। इन दैट केस ओनली 2। नोट इट डाउन। हाँ सर। सर हो गया बच्चों? एक ऐसा 1 मिनट 1 मिनट। यस सर डन। हो गया बच्चों? यस सर। ओके चलो अब इधर देखो एक चीज, हमको एक चीज पता है, हम ये लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई है। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। राइट। और आपने ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आई एम श्योर आपको याद होगा, कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डू यू रिमेंबर दिस और नॉट? यस सर। अगर हम लोग कोहेरेंट वेव्स की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोहेरेंट वेव्स, तो इससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो कहीं कोई चेंज आ ही नहीं रहा। यस और नो? बोलो यार हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। तुम बोल सकते हो कि फॉर कोहेरेंट वेव्स के लिए हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी पे फर्क सिर्फ एम्पलीट्यूड से पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमने सबकी सेम मानी हुई है। इसका मतलब इस a स्क्वायर की जगह आप i लिख सकते हो, a1 स्क्वायर की जगह आप i1 लिख सकते हो, a2 स्क्वायर की जगह i2 लिख सकते हो, a1 की जगह रूट ओवर i1 लिख सकते हो, a2 की जगह रूट ऑफ i2 लिख सकते हो, इनटू cos फाई। एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, दिस इज टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी।
resultant intensity where I1 and I2 are the individual intensities of the two waves. यहाँ से resultant intensity find out करी जा सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से, अभी पेन नहीं चलाइएगा, ध्यान सुनिए। इतना पढ़ने लिखने के बाद अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम इंटरफेरेंस को क्लासिफाई करें। क्लासिफाई का मतलब हम इंटरफेरेंस के टाइप्स के बारे में बात करें। इंटरफेरेंस का पहला टाइप है कंस्ट्रक्टिव। क्या नाम दे रखा है बेटा मैंने इसको? बोलो। कंस्ट्रक्टिव। इसका क्या नाम है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। ना, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव और क्या होता है डिस्ट्रक्टिव, ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं इन शब्दों से। इन शब्दों का जो मतलब है वही इनका जो लिटरल मीनिंग है वही मतलब है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि दोनों वेव्स की एनर्जीज मिलके कुछ बड़ा क्रिएट कर रही है। मतलब जो एनर्जी है वो एम्पलीफाई हो रही है, इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, दोनों मिला के एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बड़ी क्रिएट कर रहे हैं। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रही है, यानी कि जो नेट रिजल्टेंट एनर्जी है, नेट रिजल्टेंट वेव हमें मिल रही है, उसका एम्पलीट्यूड हमें कम मिल रहा है। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। तो कंस्ट्रक्टिव का सीधा सीधा मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब कहते हैं जब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी की कौन सी वैल्यू रिसीव हो जाए? मैक्सिमम वैल्यू। डिस्ट्रक्टिव किसे बोलोगे? मिनिमम वैल्यू। इसमें एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बीच का कुछ नहीं चलता। नहीं, बीच में कुछ नहीं चलता बेटा। मैक्सिमम को कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम को डिस्ट्रक्टिव। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं तुमसे पूछूं, ध्यान सुनना, कि भैया ये जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी होगी? प्लीज लिसन टू मी ध्यान से। ये यहां से देखिए, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई मैक्सिमम होगा। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साहब? जैसे ही आप इसमें +1 डालेंगे ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 विच इज नथिंग बट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। बोलो आया ना? और स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएंगे तो a मैक्स कितना आ जाएगा? बोलो भाई। क्या ये चीज आपने वेक्टर्स में ऑलरेडी नहीं पढ़ी है कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट a और b का a प्लस b हो सकता है? मतलब चीज तो है, नहीं आई बात समझ में? अगर मैं तुझसे पूछूं कि इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो तुम बोलोगे सर इंटेंसिटी की मैक्सिमम होने के लिए भी cos फाई को 1 होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो फॉर्मूला क्या बचेगा साहब? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। क्या ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर नहीं हो गया? ये वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो हम रिसीव करेंगे। अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि साहब मुझे बताइए एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अब आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड के मिनिमम होने के लिए आप cos फाई को कितना होना पड़ेगा साहब? -1। मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। जैसे ही यहाँ पर तू cos फाई की जगह -1 डालेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, क्या ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। यानी कि व्हाट इज a मिनिमम? बोलो मॉड ऑफ a1 माइनस a2। लेकिन आप मॉड लगा लीजिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि a1 बड़ा है a2 बड़ा है। इज दैट क्लियर और नॉट? इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में भी अब आप cos फाई की जगह -1 अगर डाल दें तो I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, यानी कि इस बार ये फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो साहब। I1 माइनस रूट यानी कि दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट यू कैन अचीव एंड दैट इज द मिनिमम इंटेंसिटी दैट यू कैन अचीव ड्यू टू। क्या ये बात समझ में आती है? इसमें एक एक पॉइंट और ऐड करते हैं। एक बात बताइए साहब, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? अब वो तो रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कब ये बताओ? तो जो भी इंटरफेरेंस तब होगा जब cos फाई कितना होगा? 1 होगा, तभी होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अगर cos फाई 1 होगा तो फाई को कितना होना पड़ेगा? मैथ्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सिर्फ 0 मत बोल देना, बच्चे जनरली 0 बोल देते हैं कि सर cos फाई 1 है तो फाई 0 है। सिर्फ 0 पे cos फाई 1 थोड़ी होता है, हर 2 पाई के बाद 1 होता है।
2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi. I hope you know this. Yes or no? हाँ सर यानी कि आप बोलोगे that phi is क्या? Even multiple of Even multiple of, क्योंकि ये जो बेटा 2n लिखा हुआ है 2n, ये even नंबर ही होगा कि नहीं होगा? yes sir यानी कि अगर मेरी दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, 10 पाई है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है साहब? कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। आपको सारी चीजें मैक्सिमम मिल रही हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ देखिए, डिस्ट्रक्टिव होने के लिए cos फाई को कितना होना पड़ेगा साहब? -1 cos -1 कब होता है? 2n plus 1 pi इसके लिए पाई को होना पड़ेगा 2n + 1 पाई, यानी कि पाई के इवन मल्टीपल्स या ऑड मल्टीपल्स? odd multiples यानी कि पाई इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई का मतलब हो गया पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, सो ऑन। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर सर वेव्स कंप्लीटली कैंसिल आउट हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है बेटा, बिल्कुल हो सकती है, परेशान मत हो, अभी बताते हैं। इतनी बात समझ में आती है? यस सर आई को पूरा रूट क्यों नहीं आ रहा है? क्या? वो आई का जो फंक्शन है ना, उस पे पूरा रूट क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ पूरा रूट क्यों नहीं आ रहा है? लेफ्ट साइड। मैक्स पे बोल रही है। अरे फिर वो I1 + I2 हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नीचे बोल रही है सर वो I1 + I2 जो आपने जो अलग अलग रूट दिया ना, आपने अलग अलग रूट में रखा ना सर, ये बोल रही है पूरा एक ही रूट में डाल दो रही है। लेफ्ट पूरा एक रूट में कैसे डाल दूं? नहीं सर उसका वो डाउट नहीं। अरे जिसने पूछा उसे पूछने दो, तुम नेता मत बनो। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो? तो सबसे लेफ्ट वाले बोर्ड पे जो आई का फॉर्मूला बॉक्स में लिखा है ना, उसमें फुल हाँ। रूट क्यों नहीं लिखा है? फुल रूट बेटा एक बात बताओ, आई किसके प्रोपोर्शन में है? A²। तो यहाँ A1 स्क्वायर के प्रोपोर्शन में I1 होगा। तो सर समझा, मैंने सिर्फ A लिया। A2 स्क्वायर के प्रोपोर्शन में I2 होगा, तो A1 के प्रोपोर्शन में √I1 होगा, A2 के प्रोपोर्शन में √I2 होगा। अभी समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर समझा। नोट करिए इतना। सर और एक चीज और बता रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मतलब कंस्ट्रक्टिव में जैसे रोप की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे कि वो दोनों का एम्पलीट्यूड रोप की लेंथ से भी ज्यादा हो गया तो? नहीं बेटा, एम्पलीट्यूड किससे का? अरे पिछली क्लास में बताया था, स्मॉल एम्पलीट्यूड की वेव्स पढ़ रहे हैं हम सिर्फ। ओके सर। सर हो गया वैसा टॉपिक? यस सर डन। सर एक मिनट। एक मिनट। डन सर। डन सर। डन सर। हो गया सर। सर लिखना बाकी है। सर डन। सबको लिखने दो बेटा जल्दी से। एवरीबॉडी राइट इट क्विकली।
Done, sir. Done, sir. लिख लिया भैया इतना? हाँ सर, लिख लिया। चलो, अरे बात नहीं करो, इधर देखो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस पे। मान लीजिए एक वेव है y1 a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक दूसरी वेव है y2 a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3π/2। बोलिए, बात समझ में आती है? यस सर। चलिए, आपसे पूछा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है। क्या बताना है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, इन दोनों को देख के बताइए, इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है? सर जीरो तो दोनों ही नहीं हो इनके बीच रहा। में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है? दोनों ही नहीं हो रहा। 3/2 नेगेटिव। चलिए भाई साहब, एक चीज समझ लीजिए, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 3π/2 दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। 3π/2 का मतलब होता है 1.5 पाई, यस और नो? यस सर। तो बेटा ये 1.5 तो फ्रैक्शन है, इसका मतलब ना तो ये पाई का इवन मल्टीपल है, ना ये पाई का ऑड मल्टीपल है। दैट मींस ना तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ना ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। दैट मींस ना तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, ना मिनिमम मिलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ मिलेगा। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? क्या है जनरल फॉर्मूला तुम्हारे पास? रूट ओवर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। तो यहां से आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू कॉस ऑफ 3π/2। कॉस 3π/2 बचपन में पढ़ा था आपने, जीरो होता है ना भाई? कितना आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? A√2। क्या ये मैक्सिमम है? No, sir. क्या ये मिनिमम है? नहीं। इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूं। देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो कंस्ट्रक्टिव में होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? a1 प्लस a2, यानी कि a प्लस a। तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a। कितना आएगा? 2a। और मिनिमम कितना आएगा? जीरो। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है a√2 वो 0 से बड़ा है और 2a से छोटा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? दैट मींस दिस इज नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर। बात समझ में आ गई? यस। लिखिए फटाफट, जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी।
Yes, sir. Done. डन? हाँ सर Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दो वेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी 9i है, एक की इंटेंसिटी i है, इनका इंटरफेरेंस हो रहा है, आपको किसका रेशियो निकालना है बेटा? IMAX upon I. आई मैक्स अपॉन आई मिन। तो कॉमन सेंस, इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी तब आएगी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो रूट ओवर 9i प्लस रूट ओवर i का स्क्वायर होगी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। को 16i बोल सकता हूँ। यस सर। इनसे मिनिमम इंटेंसिटी में तब रिसीव करूंगा जब इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंड दैट वुड बी रूट ओवर, सिंपल फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने, तो 3 रूट आई माइनस रूट आई मतलब 2 रूट आई, 2 रूट आई का स्क्वायर होता है 4i। इसका मतलब आई मैक्स बाय आई मिन का रेशियो कितना आ गया बेटा? 4:1। कर पाओगे इस तरीके के क्वेश्चंस? Yes, sir. नोट करो फटाफट जल्दी से। Done, sir. Done, sir. डन? Yes. Yes, sir. ऑलराइट, So previously नहीं इसका previous हो गया? yes sir. Yes, sir. ठीक है, हेडिंग लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ path difference and its relation with phase difference. Concept of path difference and its relation with phase difference. ठीक है था, चलिए सुनिए जो मैं कहानी सुना रहा हूं। अब तक हम ये जानते हैं कि जिन दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, वो दो वेव्स किसी ना किसी सोर्स ने क्रिएट की होंगी, और उस सोर्स के क्रिएशन की वजह से उनके बीच में एक फेज डिफरेंस हो सकता है। जानते हैं कि नहीं? यस सर। हो सकता है सोर्स ने एक वेव ऊपर की तरफ क्रिएट करी हो, एक नीचे की तरफ क्रिएट करी हो, या किसी और भी तरह से क्रिएट की हो, यानी कि देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स ड्यू टू द सोर्स। बोलो बात समझ में आती है? अब आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलोगे इस पूरे आर्टिकल के दौरान कि वो फेज डिफरेंस हमने 0 मान लिया। क्या मान लिया है? 0। मतलब जो दो वेव्स इंटरफेयर करने आ रही हैं, इंटरफेयर मतलब ऐसे मान लो दो वेव्स ऐसे करके मिलने आ रही हैं, जहां पर भी वो वेव्स मिलेंगी उनके बीच में इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं था, मतलब सोर्स ने कोई भी फेज डिफरेंस क्रिएट करके उन्हें नहीं भेजा था। क्या ये बात समझ में आती है? नाउ इसको देखो, अगर मैं इस फेज डिफरेंस को निग्लेक्ट कर भी दूं, इनिशियल फेज डिफरेंस को नेग्लेक्ट कर भी दूं, इसको 0 भी मान लूं,
तब भी एक नया फेज डिफरेंस है जो पिक्चर में आ जाता है। वो कौन सा है, उसको समझने के लिए देखेंगे कि मान लीजिए एक वेव ऐसे है जो ऐसे आई और ये पॉइंट पी है, और दूसरी वेव ऐसे है जो ऐसे आई, और ये वो पॉइंट है पॉइंट पी जहां पर दोनों वेव्स का क्या हुआ है साहब, मिलन हुआ है। मिलन मतलब इंटरफेरेंस हुआ है। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. इनिशियली व्हेन दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द सोर्स, व्हेन दे वर क्रिएटेड, इनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस हमने कितना मान लिया ऑलरेडी? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, बिफोर इंटरफेरेंस जो पाथ इन्होंने मूव किया है वो सेम है कि डिफरेंट है? अगर तुमको दिखे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो ऊपर वाली वेव है ये यहाँ से यहाँ तक x1 दूरी चल के आई है, जबकि जो नीचे वाली वेव है वो यहाँ से यहाँ तक इससे ज्यादा कुछ x2 चल के आई है? बोलो हाँ या ना? हाँ, sir. इसका मतलब इनके बीच में एक टर्म एग्जिस्ट करती है जिसको आज के बाद हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? Path difference. पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा एक्स, विच इज नथिंग बट x2 minus x1. क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. दोनों ने जो भी पाथ चला है ज्योमेट्रिकल पाथ, उस ज्योमेट्रिकल पाथ का जो डिफरेंस है उसी को हमने क्या बोल दिया है? x2 माइनस, सर x2 के वो डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, जो भी पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ हमेशा डिस्टेंस बताती है ना बेटा? हाँ यस क्या बेटा यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सर। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस हुआ तो इस पाथ डिफरेंस की वजह से भी एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। एक फेज डिफरेंस तो वो था जो सोर्स ने ओरिजिनली क्रिएशन के टाइम पे इनमें क्रिएट कर दिया था, उसको तो हमने अभी जीरो ही मान लिया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इंटरफेयर करने से पहले दोनों ने अलग अलग रास्ता ट्रैवल किया है, एक ने x1 ट्रैवल किया है, एक ने x2 ट्रैवल किया है, यानी कि इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो इस पाथ डिफरेंस की वजह से इसमें क्या आएगा? एक फेज डिफरेंस भी आएगा। आप कहोगे सर क्यों आएगा? देखिए क्यों आएगा। ये वाली जो पहली वाली वेव है जो यहाँ से ऐसे करके चुक 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 करते हुए कहां पहुंची है? पी पॉइंट पर। अगर इस पी पॉइंट पर मैं इस वेव की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो पी पॉइंट तक आते आते इसने कितनी दूरी चल ली है? तो पहली वेव की इक्वेशन क्या बनेगी? पहली वेव की इक्वेशन बनेगी a1 sin ओमेगा t माइनस kx1। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? जो दूसरी वेव आई है ऐसे करके ट्रैवल करते हुए वो x2 चल के आई है, तो उसके लिए यहाँ पर y2 की इक्वेशन क्या बनेगी? a2 sin ओमेगा t माइनस kx2। बोलो हाँ कि ना? ये पहली वेव का फेज एंगल, ये दूसरी वेव का फेज एंगल, ये दोनों एंगल सेम है कि इनके बीच में डिफरेंस है? इनके बीच में एक फेज डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। फेज डिफरेंस के लिए जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आपको k टाइम्स x2 माइनस x1 का फेज डिफरेंस दिख गया? व्हाट इज दिस x2 माइनस x1? पार्ट डिफरेंस है कि नहीं है? है सर। इसका मतलब अगर आपकी दो वेव्स के बीच में डेल्टा x का पाथ डिफरेंस है तो इस पाथ डिफरेंस की वजह से उनके बीच में k टाइम्स डेल्टा x का क्या क्रिएट हो जाएगा? डिफरेंस। तो दिस इज फेज डिफरेंस ड्यू टू सोर्स। क्या ये फेज डिफरेंस सोर्स की वजह से? ड्यू टू पाथ डिफरेंस। नहीं, ड्यू टू डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो अब तक आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। फेज डिफरेंस कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है बेटा? दो तरीके से। या तो सोर्स ही कुछ क्रिएट करके भेज दे अपने घर से, और अगर सोर्स क्रिएट नहीं करेगा तो फेज डिफरेंस कहां से आ सकता है साहब? तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। के 2 पाई बाई लेमडा ही होता है यार। यस सर। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, याद होनी चाहिए, बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ लेता हूं, अगर आपको वो क्लियर है इसका मतलब आपका फंडा क्लियर है। सर यहाँ पे मान थोड़ा लीजिए इक्वेशन कैसे मिला पहले में? मान लीजिए एक वेव की इक्वेशन मैंने ये लिख रखी है a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस पाई बाई 3। एक दूसरी वेव की इक्वेशन मैंने लिख रखी है a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx2। कोई दिक्कत?
नहीं सर। चलो सोच के बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है तो क्या आंसर दोगे? Pi/3 plus k delta. इनके बीच में फेज डिफरेंस है π/3 प्लस k Plus टाइम्स k x2 माइनस x1। बोलो हाँ हाँ कि ना? सर। यस सर। यस सर। Yes. तो इस फेज डिफरेंस के कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? 2 ये वाला फेज डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? पाथ। ये पाथ डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और Yes. ये फेज डिफरेंस कौन सा वाला फेज डिफरेंस है? Force. इनिशियली सोर्स ने क्रिएट किया था। क्या आपको बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Sir. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसे हम नेट फेज डिफरेंस बोलेंगे ना? यस, ये हमारा टोटल नेट फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्रिएटेड बाय सोर्स प्लस द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। प्लीज नोट करिए इसको फटाफट जल्दी से। हाँ बोलो बोलो। सर आपने अभी जो भी बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफेक्ट होता है जब भी हम लोग इंटरफेरेंस करते हैं, जब भी हम इंटरफेरेंस करते हैं तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफेक्ट होता है। तो तब एक्चुअली में अगर लाइट को देखेंगे तो वैसे मतलब अगर लाइट में ही बोल रहे हैं तो वो ब्राइटर या से डिमर होगी, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी। बिल्कुल होगी बेटा। अभी जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे उसमें यही होता है। लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा के ब्राइट लाइट क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा के उसका इंटेंसिटी कम कर देते हैं, डार्क लाइट क्रिएट करते हैं। समझ आई? क्या डार्क लाइट? डार्क लाइट मतलब एक जगह पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा के उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमाइज करते हैं, ब्राइट स्पॉट क्रिएट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा के डार्क स्पॉट क्रिएट करते हैं मिनिमम इंटेंसिटी का। समझ आ रही है बात? हाँ सर। बिल्कुल होगा ऐसा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर यहाँ पे थर्ड वाला इक्वेशन कैसे बना वो नहीं समझा। कौन सा थर्ड वाला? फेज ये वाला? डिफरेंस। हाँ सर। ये हाँ सर। बेटा फेज एंगल क्या होता है? वो जो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन है वही फेज एंगल है कि नहीं है? हाँ तो फेज डिफरेंस लो, पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस हाँ करो, गॉट इट सर, गॉट इट। ओमेगा टी कट जाएगा, के एक्स टू माइनस एक्स वन बच जाएगा। इसमें क्या करूंगा? सर ऐसा भी हो सकता है ना कोई सिचुएशन में कि जो सोर्स से क्रिएटेड फेज डिफरेंस है वो परफेक्टली डिस्टेंस वाले को कैंसिल कर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आती है? सर सर इसमें हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि जो x2 का पाथ है वो x1 से बड़ा है ना? हाँ मतलब आप x2 माइनस x1 पे मॉड साइन लगा लो यार, हाँ ऐसी वही क्या सर। दिक्कत? ठीक है ठीक है तो यहाँ मैंने फिगर में x2 बड़ा दिखाया, वरना मॉड लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। ठीक है, लिख लिया ये? Yes, sir. डन? Yes, sir. ऑल राइट। तो अब देखिए, अब आप यहाँ से एक चीज और क्या- The last. ये लिखना है क्या? ये तो एक सिर्फ समझाने के लिए बताया था यार। इस जगह स्क्रीनशॉट खींचना। सुनो इधर ध्यान से, आपने जो अभी टेबल बनाई थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक तरफ और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक तरफ, अब हम लोग उसमें एक एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। अब हम उसमें एक एक पॉइंट और क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं साहब? सर के फाइनाइट हमारा कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती थी? कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती थी फाई शुड बी इज इक्वल टू व्हाट? 2 and 5 इवन ये अभी लिखा है तुमने कि नहीं लिखा है? लिखा है सर। और अब मुझे ये भी पता है कि ये जो है ये किसके बराबर होगा? यस सर। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स से इक्वेट कर सकता हूं मैं इसे। इसका मतलब ये 2 पाई और ये 2 पाई कट जाएगा, यानी कि यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बेटा? बोलो। लैम्डा एंड
लैम्डा एन का मतलब, अरे लैम्डा एन का मतलब नंबर ऑफ वेव, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यानी कि अब तक हम ये बोल रहे थे कि अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है, अब तक कंडीशन में डिफाइन करी थी फेज डिफरेंस को कि अगर फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अब मुझे एक कंडीशन पाथ डिफरेंस पे भी मिल गई कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सर आपने इक्वल टू वो कैसे? अरे फाई 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स से बराबर है ना यार, अगर इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो। अच्छा, यहाँ देखो पाई बराबर क्या कंडीशन थी, 2n पाई की 2n प्लस 1 पाई, 2n plus 1 pi. अगेन यू विल इक्वेट इट टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाई, पाई कट जाएगा, यहां से आपको डेल्टा एक्स मिलेगा 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया odd multiples of ऑड मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा नहीं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ lambda by 2. लैम्डा बाई 2। इस लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल से 2n प्लस 1 ऑड नंबर होगा कि नहीं होगा? Yes sir. तो बेटा देखो क्या क्या याद रखना है, एक कंडीशन आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए फेज डिफरेंस की। क्या है फेज डिफरेंस की कंडीशन? कि अगर फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव, ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव। और एक एक कंडीशन रटी होनी चाहिए पाथ डिफरेंस पे कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव और लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो जो भी आपने टेबल बनाई थी उसमें थर्ड पॉइंट ऐड कर दीजिए CIDI में। None? Yes sir. Sir, 1 minute, sir. Yes sir. हो गया? Yes sir. चलो देखिए साहब, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, और जो मैंने वर्ड ट्रांसमिशन लिखा है आप इसको बेसिकली रिफ्रैक्शन समझो तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है आपके बैचेस में? यस Yes sir. Yes. तो आपने लाइट में एक मोटी मोटी चीज पढ़ी है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मेरी जो लाइट है वो एक मीडियम बाउंड्री से टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाए, मतलब एनर्जी कहीं से टकराए और टकरा के सेम मीडियम में लौट आए तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और किसी बाउंड्री के थ्रू होते हुए किसी दूसरे मीडियम में चली जाए तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यस और नो? Yes sir. अच्छा एक बात बताइए, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, जब लाइट अपना मीडियम बदलती है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है कि बदल जाती है? बदल जाती है। लेंथ सेम रहती है। है, Wavelength बदलती है. वेवलेंथ बदलती है, स्पीड बदलेगी तो वेवलेंथ भी वेवलेंथ बदल बदलेगी ना। जाती है। फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है तो आपने चेंज कि नहीं नहीं होगा। यस
अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहती है साहब? सोर्स डिपेंडेंट है सेम होता है। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस यस इसको तुम ऐसे समझो, इसको तुम ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में आती तो, कि बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब यही तो होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रिएट हो रही हैं। यस अरे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, यस और नो? यस सर। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है तो इसका यही तो मतलब है कि एक सेकंड में 4 वेव क्रिएट हो रही हैं। हाँ सर। अरे यार नहीं आई बात समझ नहीं। हाँ सर। तो कॉमन सेंस लगा के एक बात बताओ, एक बल्ब है मेरे पास, मेरे हाथ में एक लाइट का बल्ब है, इस बल्ब में से एक सेकंड के अंदर लाइट की 100 वेव्स निकलती हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 100 है। अब यही बल्ब अगर मैं हवा की जगह पानी में ले जाके जला दूं तब भी तो ये एक सेकंड में 100 वेव्स ही एमिट करेगा। हाँ सर। यस इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। यानी कि जब कभी भी मीडियम बदलेगा लाइट का, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसकी वेवलेंथ नहीं बदलेगी, सॉरी उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी, सिर्फ क्या नहीं बदलेगा मीडियम चेंज होने से? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। और लाइट भी बेटा एक वेव ही होती है, ये भी हम जानते हैं। तो ये जनरल रिजल्ट हर हाँ, वेव सर। के लिए ट्रू होता है कि जब भी किसी भी वेव का मीडियम चेंज होगा, यानी कि वो रिफ्रैक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों पे असर पड़ेगा। बोलिए बात समझ में आती है? यस सर। ऑल्सो आपने एक चीज रे ऑप्टिक्स में पढ़ी होगी कि सपोज ये एक मीडियम बाउंड्री है, यहां पर एक मीडियम है मीडियम 1 और यहां पर एक मीडियम है मीडियम 2, और मान लीजिए मीडियम 1 से कोई लाइट रे ऐसे करके आ रही है, दिस इज हाउ अ लाइट रे इज कमिंग। तो रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस लाइट का 100% रिफ्लेक्शन हो जाए या 100% रिफ्रैक्शन हो जाए। रियलिटी में अगर लाइट आती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है वापस और कुछ रिफ्रैक्ट कर जाता है। ये पता है कि नहीं पता है? और थोड़ा ऑब्जॉर्व हो जाता है। सर आपने डेंसर रेयर क्या है? मुझे नहीं पता कौन डेंसर है कौन रेयर है। तुम्हें देख के नहीं लग रहा रेयर टू डेंसर जा रही टुवर्ड्स नॉर्मल है, तो कौन रेयर है कौन डेंसर है? हाँ हाँ ये रेयर है और डेंसर है, नहीं यही बात समझ में? हाँ हाँ ठीक। तो ये जो पार्ट है जो वापस चला गया सेम मीडियम में, इसको हमने बोला रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड पार्ट। और ये जो पार्ट दूसरे मीडियम में चला गया, जिसे आप लाइट में रिफ्रैक्शन बोल रहे थे, इसी चीज को यहां हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्रांसमिटेड पार्ट। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस। अच्छा, अगर तुम बिल्कुल ही रियलिटी में चले जाओ, बिल्कुल रियल केस की बात करो, तो एक्चुअल में जितनी एनर्जी यहां से आ रही थी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सारी की सारी ट्रांसमिट नहीं होगी। हम क्या बोल रहे हैं? कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ ट्रांसमिट होगी, बट एक्चुअल में कुछ यहाँ एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। समझ आ रही बात की नहीं? हाँ सर। कुछ एनर्जी का लॉस भी हो जाएगा यहाँ पे, हाँ कि ना? हाँ सर। मतलब ऐसा होगा कि मान लो 100 आया, 65 इधर चला गया, 30 इधर चला गया और 5 यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जॉर्व। लेकिन हम इस एब्जॉर्प्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम तो प्योर आइडियल केस पढ़ रहे हैं ना भैया। हम सारे एनर्जी लॉसेस को क्या करके चल रहे हैं? नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी एनर्जी आई थी वो 2 हिस्से में बट जा रही है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता जो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रीक्वेंसी। बोलो कोई दिक्कत? नो यस सर। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, इधर देखो ध्यान से। ये एक रस्सी है, इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ कितना माना मैंने? म्यू μ1। क्या माना है बेटा? म्यू1 μ1। और ये एक दूसरी रस्सी है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना माना है मैंने? म्यू2। ये 2 रस्सियां ऐसे करके जोड़ रखी है और आप ऐसे मान लो कि यहां पर मैंने एक एंड पे ऐसे करके बांध दिया है। यानी कि ये जो कंपोजिट स्ट्रिंग है, कंपोजिट स्ट्रिंग मतलब ये दोनों रस्सियां मैंने जोड़ दी हैं, इस पर मैं यहां से एक वेव पल्स क्रिएट करने जा रहा हूं। यहां से मैं ऐसे करके एक वेव क्रिएट करूंगा जो आगे बढ़ेगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर डेंसिटी बोला ना बेटा म्यू लीनियर मास डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बोलो बच्चों कोई दिक्कत?
नो सर। चलो मान लो यहाँ पे मैंने इस वाली रस्सी पर एक वेव पल्स क्रिएट किया ऐसे करके, दिस इज द वेव पल्स दैट आई हैव क्रिएटेड, जो आगे ट्रैवल कर रहा है इस तरफ। ये वो इंसिडेंट वेव पल्स है जो यहाँ पर इस रस्सी को मैंने पकड़ के हिलाया और ये वेव पल्स आगे आ रहा है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, हमने बोला कि ये वेव पल्स कितनी वेलोसिटी से आगे आ रही है, कितनी वेलोसिटी से? v1 से। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अगर इस वेव पल्स को मैं इंसिडेंट वेव बोल दूं तो इस इंसिडेंट वेव की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज ai साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx, क्योंकि ये पॉजिटिव x में ट्रैवल कर रही है। कोई दिक्कत वाली बात? अब अपना दिमाग लगाइए, जब ये वेव ऐसे चलती हुई आएगी, ये एनर्जी ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, ये जो बाउंड्री है बिटवीन दिस टू स्ट्रिंग्स, यहाँ पर मीडियम का नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं? सर। तो क्या होना चाहिए आइडियली? क्या ये सारी की सारी एनर्जी अगली रस्सी पे चली जाएगी? नहीं, इसका कुछ हिस्सा टकरा के वापस चला जाएगा जिसे आप रिफ्लेक्शन बोलोगे, और इस एनर्जी का कुछ हिस्सा आगे चला जाएगा जिसे मैं ट्रांसमिशन बोलूंगा। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. That means some part will get reflected and form a reflected wave, some part will get transmitted and will form a transmitted wave. क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यानी कि मैंने बोला कि एक वेव इस पे ऐसे करके क्रिएट हो जाएगी जो वापस जा रही होगी, कितनी वेलोसिटी से वापस जा रही होगी? v1 से, क्योंकि सेम रस्सी है, टेंशन सेम, म्यू सेम। और एक वेव इधर क्रिएट हो जाएगी जो इधर आगे चली जाएगी, इसको मैं कौन सा क्या बोलूंगा? कितनी स्पीड से जाएगी? v2, क्योंकि इसका म्यू अलग है तो स्पीड अलग होगी कि नहीं होगी? यस सर। हाँ सर। दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव एंड दिस इज कौन सी वेव? ट्रांसमिटेड। माय फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो कितने लोगों को समझ में आता है कि सर इसका एम्पलीट्यूड ai की जगह आपको ar लिखना पड़ेगा? यस सर। रीजन, जो इसका एम्पलीट्यूड है क्या वही इसका एम्पलीट्यूड है? नहीं। ऐसा सिर्फ कब होता? जब यहाँ से एनर्जी जितनी से। एनर्जी जाती वो सारी की सारी लौट के आ जाती। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। वो तो बट गई ना दो हिस्से में भाई, उस एनर्जी के दो हिस्से हो गए, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और प्लीज बेटा इस बात को समझ लेना, जब आप रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का प्लस कर देंगे। समझ आई? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सर x नेगेटिव डायरेक्शन है। आपको लगे अब वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो इफ द इंसिडेंट वेव्स आर गोइंग इन पॉजिटिव x, द रिफ्लेक्टेड वेव इज गोइंग इन नेगेटिव x। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन में ये लिख रहा हूं, जस्ट सी इट केयरफुली एंड टेल मी इज इट राइट और नॉट? सर के चेंज हो जाएगा। शाबाश। Yes. के सेम रहेगा कि के चेंज हो जाएगा? Change हो जाएगा, क्योंकि T चेंज हो रहा है, म्यू चेंज हो पहला रहा सवाल, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव इन दोनों का के सेम क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेम मीडियम में है कि नहीं है? यस यस। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, कौन सी ऐसी चीज होती है जो नहीं चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हो तीनों में ओमेगा सेम ही लिखा हुआ है मैंने, हाँ या ना? यस सर। जब ये मीडियम चेंज होगा, जब ये वेव इस रस्सी से इस रस्सी पर आएगी तो वेवलेंथ बदल जाएगी कि नहीं? यस सर। और के क्या होता है? 2π/λ। इज दैट क्लियर और नॉट? यस यानी कि ये के बदल जाएगा, यहाँ पर के की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? k'। यानी कि यहाँ पर अगर मेरा एंगुलर वेव नंबर के है इस रस्सी पर, तो इस रस्सी पर मेरा एंगुलर वेव नंबर कितना होगा बेटा? क्या इतनी बात तुमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? सर पर इनिशियल और रिफ्लेक्टेड का केस सेम क्यों रहेगा? क्या 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 क्या? इनिशियल और रिफ्लेक्टेड का सर सेम क्यों रहेगा सर? होता है 2π/λ होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो बेटा वेवलेंथ कब चेंज होगी? जब मीडियम चेंज होगा तभी तो चेंज होगी। हाँ सर समझा सर। अच्छा एक बात बता, इंसिडेंट वेव, सोच, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं? हाँ सर। और वेलोसिटी? हाँ सर सेम रहेगा। बेटा वेलोसिटी बचपन में √T/μ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। तो दोनों अगर सेम ही रस्सी पर है तो म्यू दोनों के लिए म्यू1 है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर।
अब ये भी पढ़ा है तुमने k ओमेगा बाई v होता है, तो जब ओमेगा भी सेम है दोनों का, v भी सेम है दोनों का, तो k भी तो सेम ही आएगा दोनों का। हाँ सर समझा। कोई दिक्कत? सर इधर हम लोग v इक्वल टू एफ लैम्डा अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, वो तो वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना भाई। सर बोलो एनी प्रॉब्लम? सर इधर जो ट्रांसमिटेड वेव का जो एनर्जी है वो इधर भी जो रिफ्लेक्टेड पार्ट से उससे कम ही आएगा कि ऑलमोस्ट इक्वल रहता है? बेटा वो हम नहीं कह सकते, वो तो हम अभी निकालेंगे ना। बेसिकली अब हमारा काम क्या है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यही चीज आएगी निकल के कि वो आपको इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दे देगा, ये दे देगा आपको, कहेगा साहब ये वेव हमने फेंक के मार दी है इधर से, आप बताइए रिफ्लेक्टेड वेव की क्या इक्वेशन होगी और ट्रांसमिटेड वेव की क्या इक्वेशन होगी। वो निकालने के लिए पहले आपको AR निकालना पड़ेगा, फिर आपको AT निकालना पड़ेगा कि जो भी इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड था AI, उसमें से कितना रिफ्लेक्टेड वेव में जाएगा, कितना ट्रांसमिटेड पार्ट में जाएगा। यानी कि द फर्स्ट टास्क दैट आई हैव टू डू इज कि मैं AR और AT को कैलकुलेट करूं, एंड ऑब्वियसली AR और AT किसके टर्म्स में निकल के आएंगे बेटा? AI के टर्म्स में। तो आपको AR और AT निकालना है किसके टर्म्स में? AI के टर्म्स में। AI के टर्म्स में। और एक ये K प्राइम भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि K प्राइम जब तक नहीं निकालोगे तब तक YT नहीं निकाल पाओगे। नहीं आई बात समझ में? समझा सर। तो कुल मिला के ये तीन चीजों का पोस्टमार्टम अपने को करना है, AR, AT और K प्राइम। क्या ये बात समझ में आती है? तो फिर हम एनर्जी के बारे में फिर कमेंट नहीं कर सकते ना? हाँ अभी मेरी बात तो सुनो, सुन तो लो यार, पहले समझो मेरी बात। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे कितने वेरिएबल्स निकालने हैं? K प्राइम भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट K प्राइम। यहाँ पे बताओ कितने वेरिएबल्स चाहिए? दो वेरिएबल्स निकालने के लिए कितनी इक्वेशंस मुझे चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। सोचो कौन सी दो इक्वेशंस हो सकती है? सर एनर्जी कंजर्वेशन। देखो पहली इक्वेशन जो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करेगी, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। यस और नो? यस। हाँ सर। क्यों भैया? देखो क्यों ऐसा बोला मैंने, क्या तुम लोग इस बात से एग्री करते हो कि जितनी भी एनर्जी ये इंसिडेंट वेव लेके आई थी, वही एनर्जी यहाँ पर दो हिस्सों में बट गई, कुछ रिफ्लेक्टेड में चली गई, कुछ ट्रांसमिटेड में चली गई, हाँ या ना? यस। तो पहली इक्वेशन में ये बना सकता हूं कि जो भी पावर इंसिडेंट वेव कैरी कर रही थी, that power should be equal to the power of reflected wave plus power of transmitted wave. Yes or no? Yes. एक रिलेशनशिप तो मुझे यहां से मिल जाएगा साहब। क्या इससे मेरा काम हो जाएगा? नहीं। मोमेंटम ये आपका होमवर्क है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपका होमवर्क है। पहले तो ये बताइए आज अपने पास कितना टाइम बचा है लेक्चर में? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 10 मिनट 7 मिनट टाइम इज लेफ्ट। 7 मिनट। तो बेटा 7 मिनट्स में तो इसका मैथमेटिकल पार्ट नहीं होगा, इसलिए मैं आज शुरू नहीं कर रहा हूँ। इट्स बेटर वी स्टार्ट फ्रेश इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली। बट आप ये सोचेंगे कि एक इक्वेशन तो एनर्जी से बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? और अगर आपको एक क्लिक कर जाए कि दूसरी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो ट्राई करिएगा। मे बी आप AR और AT खुद से ही निकाल लें। अगर खुद से निकाल लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं निकाल पाते हैं तो वील डिस्कस हाउ वील फाइंड AR एंड AT इन टर्म्स ऑफ AI इन द नेक्स्ट लेक्चर। बात समझ में आ रही है? सर इंटेंसिटी काम करेगा इसमें? तो बेटा एक बात बता, जब पावर कंजर्व कर दी तो इंटेंसिटी कंजर्व, एक ही बात तो हो गई। सॉरी। हाँ भैया बोलो, क्या ये बात समझ में आई जो मैंने बोला अभी? रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। यस सर। व्हाट आई विल सजेस्ट इज, प्लीज इतना आप नोट कर लीजिए, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे तो यहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे कि AR और AT कैसे फाइंड आउट करना है। इसको लिख लो इतना। बाय सर, थैंक यू सर। आज के लिए बेटा कोई होमवर्क नहीं है, दो होमवर्क फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द होमवर्क, राइट? हाँ मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद इंटरफेरेंस पे बेस्ड थे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। वो हो गए पर अब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो अब तो हो जाएंगे ना। अब तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी सब आता है। बोलो कोई दिक्कत? एक्चुअली इतना आप प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था मॉड्यूल में, वो भी हाँ। बोला सर ये वाला प्रोपेगेटिंग ऑन x एक्सिस, सर ये अपने को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, मतलब y is equal to exp minus x plus 2 the whole square where x is in meters। सर उस केस में कैसे करना है मतलब, और फिर डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो रहा है। उस केस में बेटा ये सोचना है कि y की वैल्यू, कोई भी एक y की वैल्यू लेके सोच लो कि y की वैल्यू अभी मान लो तुमने 1 मान ली, वो अभी किस x पर है, और थोड़ी देर के बाद y की वही वैल्यू किस x पर आएगी,
तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि वो डिस्टरबेंस कितना आगे मूव कर गया। बस तो टाइम पता है अगर, तो इतना वेव की स्पीड निकाल लो। सर राइट सर। थैंक यू सर सर। आप हाँ, बोलो। मेडिकल का होमवर्क नहीं दोगे क्या? बेटा मैं मेडिकल वाले बच्चों, आपने अपना मॉड्यूल उठा के देखा है क्या? हाँ सर। हाँ, मॉड्यूल में बेटा क्या क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है मॉड्यूल में आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। कैन यू सी? सर निकालनी पड़ेगी, एक सेकेंड। ठीक है, डोंट वरी, मैं ग्रुप पे भेज दूं। मेडिकल का होमवर्क जो करना है, कहते अगर मेडिकल का मॉड्यूल उठा के देखोगे आप, उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ट्रैवलिंग वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, पावर ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो वहां चीजें ऑलरेडी आपके लिए सॉर्टेड है। तो प्लीज जितना भी ट्रैवलिंग वेव का पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये ट्रैवलिंग वेव का ऑलमोस्ट लास्ट आर्टिकल है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो आप ट्रैवलिंग वेव पे बेस सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? हाँ सर। यू कैन डू दैट। Yes. क्यूआर कोड ऐड कर सकते हो? QR कोड प्लीज। हाँ बेटा, लेट मी ट्राई टू जनरेट क्यूआर कोड। देखते हैं जनरेट होता है तो बिल्कुल ले लीजिए क्यूआर कोड। सर हाँ, अगर बोलो। हम लोग एकदम प्रैक्टिकल वाला केस देखते हैं तो उसमें अगर सेम मीडियम में अगर लाइक वो वेलोसिटी आएगा तो वो भी सेम ही रहेगा कि वो फिर चेंज हो जाता है? सेम रहेगा बेटा, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा ना सेम मीडियम में। क्यों सेम होगा? अरे बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? टी और टी बाई म्यू होता है कि नहीं? हाँ यस सर। तो जब ना टेंशन बदल रही है ना म्यू बदल रहा है, तो वेलोसिटी कैसे बदलेगी? तो मैथमेटिकली हो रहा है प्रूफ, बट ऐसे सोचा तो कैसे, मतलब ज्यादा एनर्जी से आना चाहिए ना। क्यों ज्यादा एनर्जी से क्यों आना चाहिए? जैसे वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है ना, मतलब बैंग होके आ रहा है ना। अरे अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बॉल एक दीवार पे मारे और इलास्टिकली लौट के आए तो सेम स्पीड से लौट के नहीं आ सकती बॉल? सर बट इलास्टिकली तो हम लोग वही आइडियल मानते हैं ना। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर जो बेटा वेव की ज्यादा वेलोसिटी एनर्जी से है, आएगा ना। वेव की वेलोसिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है ये बताओ? सर टी और म्यू पे। टी और म्यू पे डिपेंड करती है, और किसी पैरामीटर पे तो नहीं डिपेंड करती ना? नहीं सर। क्या वो दोनों फैक्टर्स में से कुछ भी बदल रहा है? नहीं सर। तो वेव उतनी स्पीड से ट्रैवल करेगी। ठीक है। बेसिकली एक चीज समझो ना यार, एक एनर्जी चलाता कौन है? एनर्जी तुम चलाते हो कि रस्सी चलाती है? रस्सी चलाती है ना। तुम तो एनर्जी दे के छोड़ देते हो ना, उसे आगे कौन हाँ। बढ़ाता है? रस्सी। तो जब अगर रस्सी वही है तो उस पे एनर्जी चाहे इधर से इधर चले चाहे इधर से इधर चले, सेम ही स्पीड से बढ़ाएगी ना रस्सी। यस सर। भाई रस्सी को आप कुछ भी दे दोगे, वो सेम स्पीड से बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? हाँ। जब तक रस्सी का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लो मैं रस्सी कहीं पर मोटी कर दूं, कहीं पर पतली कर दूं, कहीं पर मतलब उसका मास पर यूनिट लेंथ बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी चेंज करना शुरू कर दूं, तब रस पे स्पीड बदल जाएगी, है कि नहीं? यस सर। बट इफ आई दिस इज अ यूनिफॉर्म रोप, तो इसमें वेव इधर से इधर चले चाहे इधर से इधर चले, उससे क्या फर्क पड़ता है? वेव की स्पीड तो सेम ही रहेगी, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज नेक्स्ट Sure. क्लास में जब हम डिस्कशन अपना यहाँ से शुरू करेंगे, इतना पढ़ के आइएगा ताकि आप नेक्स्ट क्लास में इतना वेल थ्रू रहें कि क्या क्या पढ़ाया गया था, इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करके आइएगा। यहीं से हम डिस्कशन शुरू करके एआर और एटी की वैल्यूज को निकालना सिखाएंगे आपको। हाँ बोलो, कुछ सर वेलोसिटी यूज करके दूसरा इक्वेशन निकाल सकते हैं? वेलोसिटी यूज करके निकाल सकते हैं? तो कुछ सोचो, निकाल सकते हो तो बताना, निकल पा रहा है? यस सर। ठीक है सर इसमें दोनों डिस्टेंस को इक्वेट भी कर सकते हैं ना, मतलब yi इक्वल्स टू yr प्लस yt। ओके नहीं, उल्टा बोल रहे हो। थोड़ा और सोचना तो तुमको पता चलेगा yi प्लस yr इज इक्वल टू yt। अब वो कैसे आएगा सोच के देखना। सर। ठीक है, वो प्लस और माइनस हाँ सर। इसलिए वो yt होगा ना, एडिशन होगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। सर थैंक यू सर। बाय।